डियर स्टूडेंट्स, पिछले रिवीजन लेक्चर में हमने शेरशाह की जो विजयों के बारे में पढ़ा था और वो विजय जो उन्होंने खुद जब वो सुल्तान बन गए थे उसके बाद हासिल की थी। उनमें फिर कालिंजर की जो विजय है वो 1545 में उन्होंने की। मारवाड़ की विजय के बाद शेरशाह सूरी कालिंजर की ओर प्रस्थान किया। उस समय यहाँ कीरत सिंह नाम के जो है राजा जो है शासन करते थे। कीर्ति सिंह भी कई जगह इनका नाम आता है। नवंबर 1544 में शेरशाह ने कालिंजर का जो है घेरा डाल दिया। घेरा डालने के बाद राजपूतों ने भी बड़ी वीरता से जो है इनका जो है सामना किया। पूरी लड़ाई की जो घटनाक्रम है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। घेरा डालने का कालिंजरों को कोई सहायता ना पहुंचे, इसके लिए रणथंभौर, बयाना, अजमेर आदि क्षेत्रों पर बड़ी निगरानी रखी गई। 3 महीने तक ये घेरा चलता रहा। आखिर में जब शेरशाह को कोई जीत की आशा नहीं रही तो 22 मई, नोट करें आप, 1945 को जो किला था ये, इसको बारूद से उड़ाने के आदेश दे दिए गए और इसमें किले की दीवारों पर सख्त सरकारों से भारी गोलीबारी की गई। जब ये गोलीबारी हो रही थी तो एक बारूद का जो टुकड़ा है जो पत्थर से दीवार से टकराने के बाद वो जो इनका बारूद का गोदाम लगा लो या जो ढेर था, जो स्टॉक था, वहाँ पर गिर गया और गिरने से जो है भयंकर विस्फोट हो गया और उसमें शेरशाह बुरी तरह से घायल हो गया और इस तरह से बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसको मृत्यु से पहले विजय का समाचार मिल गया था। इस तरह से जो उसका साम्राज्य है उत्तर में हिमालय से लेकर और आपके दक्षिण में विंध्याचल तक फैल गया था और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में सोनार गांव, बंगाल जो है सोनार गांव, जो हमने सड़क की बात भी की थी, आपको ध्यान होगा, वहां तक इसका साम्राज्य था। वी ए स्मिथ इनके बारे में लिखते हैं, अगर ये कुछ समय और जीवित रहते, कुछ दिनों तक अगर और ये शेरशाह जीवित रहते तो अपने वंश को और दृढ़ता से स्थापित कर देते और महान मुगल इतिहास जो है ना रंगमंच पर प्रकट ही नहीं होते। इनका इतिहास होता ही नहीं मुगलों का, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, शेरशाह का इतिहास या इनके वंश का इतिहास या किसी और वंश का इतिहास होता, क्योंकि मुगल तो स्थापित ही नहीं हो पाते अगर शेरशाह स्ट्रॉन्ग रहता या जीवित रहता तो। अब हम जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है 15-16 नंबर में आ जाता है कि शेरशाह का जो प्रशासनिक ढांचा था, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी, वो क्या थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन में सबसे प्रशासनिक सुधार के संबंध में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपने केंद्रीय प्रशासन के बारे में आप लिखेंगे। हमने जो पीछे सिलेबस किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी, तो उसमें भी कई राजा आए, हमारे हिंदू राजा थे, अब मुस्लिम राजाओं की बात कर रहे हैं, सुल्तानों की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी देखो शासन तो वही है, राजा केंद्र में रहता था। अब सुल्तान पदनाम बदल गया है, तो पदनाम बदलने पर आप देखेंगे कि सल्तनत काल में भी सुल्तान थे, उनका प्रशासन भी आप पढ़कर आए हैं। तो सुल्तान जो है सब कुछ था, ओवरऑल इंचार्ज जो था वो सुल्तान था, ऑल इन ऑल सारी शक्तियाँ उसके पास ही थी। वो किसी को भी नियुक्त कर सकता था, हटा सकता था, सजा दे सकता था और उसको माफ़ करने का अधिकार भी था। उसको जो है ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर की छाया जो है माना जाता था, ईश्वर की छाया, और प्रमुख सेनापति के रूप में भी वो काम करता था। तो ये सारे काम इनके जो है सुल्तान के होते थे और वो अपनी प्रजा का भी जो है खूब ध्यान रखता था, प्रजा हित का। इन्होंने ही मतलब ये प्रमुख सुल्तानों में या प्रथम सुल्तानों में से थे जिन्होंने इस बात का महत्व समझा कि प्रजा की जो उन्नति है उसी में राजा की या राज्य की जो उन्नति है वो भी समाहित है। मंत्री परिषद जो है ना, मंत्री, अभी हमने बात की, विभिन्न अधिकारियों की, मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राजा करता था और वो सब परामर्श देते थे। लेकिन परामर्श मानने की जो शक्ति थी, विवेका जो शक्ति थी, वो सुल्तान की थी। किसकी उसने मानना है, किसको नहीं मानना। जो पहला मंत्रालय था वो था दीवाने वजारत,
केंद्रीय प्रशासन जो है उसका सबसे मुख्य भाग था, ये वजीर इसका प्रमुख होता था। सभी विभागों की देखभाल करना, ठीक काम कर रहे हैं नहीं, चाहे वो सेना से संबंधित हो चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, ओवरऑल तो ये थे। लेकिन फिर भी इनका मुख्य जो काम था वो आय व्यय से संबंधित था, आय व्यय के ब्यौरे से। आय व्यय का जो ब्यौरा है वो इनको देखना था, कहाँ से पैसा आया, कहाँ उसको खर्च करना है। दीवाने आरिज, ये सेना से संबंधित था। सेना में भर्ती होगी, सेना में दाग हुलिया जो प्रथाएं थी उनको किसी का लिखना है, रिकॉर्ड रखना है, वेतन देना है, ये सारा काम जो है इनको प्रशिक्षण देना है, अनुशासन के नियम सिखाने हैं, सारे काम जो है दीवाने आरिज के थे। सुल्तान जो है शेरशाह सूरी स्वयं भी जो है कई बार भर्ती के समय उपस्थित रहता था और वेतन भी जो है निश्चित करता था। किसी अच्छे सैनिक को मतलब उसको अच्छा लगता, उसकी काबिलियत लगती तो उसका वेतन ज़्यादा भी रखा जाता था। दीवाने रसालत, इसको विदेश मंत्री कहलाते थे, विदेशी विभाग का काम देखता था। राजदूत आएंगे तो उनका स्वागत करना है, अपने प्रतिनिधि मंडल जाएंगे तो उनमें कौन जाएगा, कौन कौन रहेंगे, उसकी तैयारी करनी है, नेतृत्व करना है। दूसरे देशों से संबंध बनाने, मित्रतापूर्वक या किसी से लड़ाई युद्ध करना है, संधि करनी है, तो ये सारे कामों का जो सलाहकार जो था ये दीवाने रसालत था राजा का, विदेश मंत्रालय। इसके बाद दीवाने इंसा आता है, ये जो है इसका काम पत्र लिखना था, लेख लिखना था। विशेष रूप से शाही जो पत्र थे, शाही में राजा ने कोई आदेश दिया तो वो आदेश कर्मचारियों तक, जनता तक डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, पहुंचाना है विभागों तक, तो ये सारा काम इसके माध्यम से होता था। और ये उस सारे का रिकॉर्ड भी रखता था, रिकॉर्ड विभाग भी था ये। दीवाने कजा, काजी सुना होगा आपने, तो काजी ही मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। प्रांतीय जो अदालतें होती थी वहाँ से जो अपीलें आती थी उनका भी अपीलीय अधिकार जो क्षेत्र था वो दीवाने कजा या दीवाने काजी के पास था। इस्लाम के अनुसार ही न्याय होते थे, जो भी कानून बनाए हुए थे। इसके ऊपर जो अदालत थी वो सुल्तान की थी। सुल्तान के पास जो दीवाने कजा के विरुद्ध या इनके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। दीवाने बरीद, बरीदे मुमालिक हमने आप पहले ही पढ़ा होगा। बरीदे मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का था। गुप्तचर जो है इम्पोर्टेंट विभाग होता था। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना की जानकारी जो है शेरशाह को रहती थी। अनेक गुप्तचर थे और इसका एक काम और भी था, वो था डाक को, जो शाही पत्र होते थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये हमारे मुख्य जो है केंद्रीय प्रशासन के डिपार्टमेंट्स थे या मंत्रालय थे। अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। 12 प्रांतों में इन्होंने बांट रखा था, ऐसा परमात्मा सन कहते हैं। अलग अलग जो लेखक है, इतिहासकार है, वो उनकी अलग अलग विचार इस बारे में है। सब प्रांत एक जैसे नहीं थे, उनकी व्यवस्था जरूरत जैसी थी। जैसा वो छोटा या बड़ा राज्य था उसी हिसाब से उसको बांटा हुआ था। उनकी व्यवस्थाएं भी भिन्न भिन्न थी और साइज भी भिन्न थे। कोई प्रांत छोटा था, कोई बड़ा था। प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी कहीं तो हाकिम कहलाते थे, कहीं अमीन कहलाते थे, कहीं फौजदार कहलाते थे। ये नाम भी जरूरत के हिसाब से थे। और हम बात करें विभिन्नता की, तो पंजाब के जो सूबेदार थे, हेबत खां को 1 लाख सैनिक भर्ती करने का अधिकार था। हेबत खां जो थे पंजाब का, जो इतना बड़ा था, बड़े सूबेदार थे, बड़े फौजदार थे, उनको 1 लाख सैनिक भर्ती कर सकते थे वो। और जागीर बांटने का अधिकार भी इनके पास था। मालवा के जो सूबेदार थे उनके पास 12,000 की सेना थी और अन्य जो सूबेदार थे उनके पास 5,000 की। सूबेदार इनके ऊपर जो शेरशाह थे इनके ऊपर कड़ा नियंत्रण अपना रखते थे। ये प्रांतों का शासन के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रांतपति या फौजदार जो थे, इनका जो काम था, इनकी नियुक्ति तो सुल्तान के द्वारा होती थी। नियुक्ति जो थी वो सुल्तान के द्वारा होती थी। काम था शांति बनाए रखना, वहाँ व्यवस्था बनाए रखना, वहाँ कोई परेशानी गड़बड़ ना हो, उपद्रव ना हो, उसको दबाना, वहाँ प्रजा हित कार्य हो, ये सारे काम उसके जिम्मे ही थे। सुल्तान के जो आदेश है उनको लागू करवाना, कृषि में कोई सुधार करना है, और ये सब बातों के लिए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी। सुल्तान से रिपोर्ट
लेता था कि भाई फलाने प्रांत में क्या हो रहा है आप बताइए। उसके बाद फिर प्रांतों को भी इन्होंने सरकारों में बांट रखा था। आप उसको डिवीजन लगा सकते हैं, उसको जिला लगा सकते हैं। डिवीजन जैसे आजकल हमारे हिसार डिवीजन है, उसमें 5 जिले आते हैं। तो सिकदार ए सिकदारान, यहाँ 2 मुख्य अधिकारी होते थे, एक सिकदार ए सिकदारान, एक मुंसिफ है मुंसिफान। जो फौजदारी घटनाएं थी, मतलब डकैती से, मारकाट से, जो आप जिनको हम बोलते क्रिमिनल केस, क्रिमिनल जो केस थे वो ये सुनते थे। और जो सिविल केस थे, जमीन का झगड़ा है, मारपीट, वैसे सामान्य झगड़े हैं, मान का झगड़ा है, तो ये जो सुनते थे ये मुंसिफ है मुंसिफान सुनते थे। इनका जो मुख्य काम था वो ये था, आय व्यय का। मुंसिफ है मुंसिफान का सीमा विवाद निपटाना, परगनों की देखभाल करना, इनके नीचे परगने आते थे तो ये इनकी देखभाल करेंगे। आय व्यय क्या था, वही राजस्व कैसे आ रहा है जा रहा है उसकी सही से उसको एकत्रित करवाना, ये काम इनका था। और दीवानी मुकदमों का निपटारा करना। और जो सिकदारान थे ये सेना रखते थे 2 से 5 हज़ार की, शांति स्थापित करानी, निरीक्षण करना, प्रजा के सैनिक काम था मुख्य रूप से, और फौजदारी मुकदमों को सुनना। अन्य कर्मचारियों में भी जो आपके सरकार के जो कर्मचारी थे उनमें लेखक जो है, और खासकर जो है काजी भी होते थे, लेखक भी होते थे, कई कर्मचारी अन्य होते थे, कलरक, और एक कोतवाल होता था जो पुलिस का काम करता था। उसके बाद परगने आते हैं। इसी का जो सोट जो है आप देखेंगे तो सिकदार, ये सिकदार परगनों की व्यवस्था में सिकदार, और इधर मुंसिफ। इसका काम सेम काम जो है सरकार में सिकदार सिकदारान कर रहा है, वो यहाँ सिकदार करेगा छोटे लेवल पे। इसकी देखभाल सिकदार सिकदारान करते हैं। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण अधिकारी जो है इनके ऊपर भी अधिकारी हैं, तो ये काम ये करते थे। वही शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजा के आदेशों को लागू करवाना, राजस्व एकत्रित करने में मुंसिफ की सहायता करना। कोई अगर तंग कर रहा है मुंसिफ को, तो वहाँ फौज भेजनी है, सेना भेजनी है, या जो भी अधिकारी भेजने हैं तो ये भेजता था, उसकी सहायता करता था। तो अब मुंसिफ की बात करें, ये मुख्यतः वित्त अधिकारी था, लगान जमा करवाना ये इसका मुख्य काम था। भूमि की पैमाइश करवाना, अन्य कर्मचारियों के अधीन जो कर्मचारी उनका निरीक्षण करना, और दीवानी, जो परगने में दीवानी मुकदमे होंगे उनकी जिम्मेवारी भी इनकी है, और फौजदारी की सिकदार की है। अन्य अधिकारियों में कानूनगो होंगे, 2 कारकुन जिनको कलरक बोलते होंगे, खजांची होंगे, ये अन्य अधिकारी। ग्राम पंचायत, ग्रामों का आपको पता ही है, आज भी हमारे यहाँ पंचायतें हैं, लेकिन उस समय पंचायतों को जो स्वायत्ता थी वो ज़्यादा थी, मतलब खुद का शासन, खुद के निर्णय खुद करते थे। फिर भी वहाँ भी मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार नाम के जो है कर्मचारी होते थे। ग्राम पंचायत का जो मुख्य काम है साफ सफाई, शिक्षा, लोकल जो काम है वो ये करती थी। प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, गांव के विकास के लिए कोई कार्य करना है, शांति का काम करना है। पटवारी जो है जमीन का रिकॉर्ड रखता था, कोई दखल अंदाजी ज़्यादा यहाँ नहीं थी। और राजा का जो है मानना था कि अगर कोई अपराध यहाँ ग्राम पंचायत में होता है तो उसकी जानकारी जो है मुखिया को जरूर होगी। तो मुखिया उसके बारे में अगर पता नहीं लगा पाता था तो जो सुल्तान था वो ऐसा मानता था कि भाई ये जो है ना, फिर इसका अपराधी जो है वो मुखिया है, और उसका जुर्माना हर्जाना जो भी है वो चोरी हो गई तो उसका जो हर्जाना है वो वहाँ गांव का मुखिया भरेगा। तो इसलिए वहाँ पर संभावना ज़्यादा यही रहती थी, चोरी होती थी तो उसको पकड़ लिया जाता था, क्योंकि मुखिया उसमें एक उसकी जिम्मेदारी तय की हुई थी। ये हमारा जो है प्रशासन के बारे में हो चुका है। इसमें हम मुख्य रूप से केंद्रीय, प्रांत, आपके सरकार, परगने ये पढ़ के आए हैं, ग्राम स्थानीय जो शासन है। अब हम बात करेंगे राजस्व प्रशासन की। ये भी प्रशासन का ही हिस्सा है। जब सारे प्रशासन के बारे में आप लिखेंगे, न्याय व्यवस्था, विकास के बारे में, प्रजा हितकारियों के बारे में, तो आपको जो पहला अभी हमने पढ़ा है प्रशासन, प्रांत, ग्राम, केंद्रीय, मंत्रालय, तो उसको आपको छोटा करना पड़ेगा। 1.5 पेज में आपको उसको लेना पड़ेगा, ताकि और के लिए आप स्पेस बना सके 5 पेज का। अगर केवल उसी के बारे में आए, केंद्रीय प्रशासन के बारे में व्यवस्था आती है, तो फिर आप उसको ही जो है ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, प्रश्न का जो भाव क्या है, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से ही आप उत्तर देंगे। अब हम बात करेंगे राजस्व प्रशासन की।
देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जागीरें जो शेरशाह ने संभाली थी उनकी बहुत तारीफ हुई थी जागीरों की व्यवस्था के कारण से ही। ठीक है, तो राजस्व का नुकसान ना हो, लाभ कैसे हो, किसानों का शोषण भी बंद हो जाए और प्रजा राज्य का भी लाभ हो जाए, क्योंकि इस पहले जो व्यवस्था थी उससे किसानों का शोषण हो रहा था और सरकार को जो है नुकसान हो रहा था। किसानों के शोषण से नुकसान ही होगा, सरकार को भारी जो है हानि उठानी पड़ रही थी जागीरदार, जमींदार और सैनिकों के जो है भ्रष्टाचार के कारण से या लापरवाहियों के कारण से। अब क्या किया शेरशाह ने, क्या किया, भूमि की पैमाइश करवा दी, सारी भूमि की पैमाइश करवाई। पहला सुल्तान था ऐसा, अहमद खां नाम का व्यक्ति को जो है ना इन्होंने इस काम की जिम्मेदारी दी। सिकंदरी गज का जो है प्रयोग किया गया, उस सिकंदरी गज का प्रयोग जो है किया गया, उस 32 उंगुल का जो है ये होता था। बीघा में उस समय 3600 वर्ग गज जमीन होती थी और जो सिकंदरी गज था वो रस्सी का बना हुआ था। कैसे का बना हुआ, रस्सी का, तो उसको जरी बोला जाता था। इस सारे से ये है पैमाइश हुई। भू राजस्व का जो निर्धारण था वो कैसे हुआ, उपज के आधार पर किया गया। उपज के आधार पर भूमि का प्रकार कैसे है, प्रथम दर्जे की भूमि है, द्वितीय दर्जे की भूमि है, उस हिसाब से भी इसकी में फसल ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, उस आधार पर उसका औसत के आधार पर भी जो है तय किया गया। वो विधियाँ क्या थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। सरकार का भाग, अलग अलग इतिहासकार अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन 1/3 ऐसा मान रहता है कि वो लेते थे। अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है, जबकि कानून को कहते हैं कि वो 1/4 लेते थे। 1/4 में मतलब किसी के 100 किलो जो है, अगर 100 मण अनाज हुआ तो जो है 25 मण जो है सरकार ले जाएगी। अगर 1/3 की बात करें तो हम आप समझ रहे होंगे 33 मण जो है लगभग आपकी सरकार को आपको देना पड़ेगा। ये सरकार का भाग था। ये तो जो हो गया कर। अब इसके अतिरिक्त भी आप नगद के रूप में भी दे सकते थे, अनाज के रूप में भी। कंपलसरी नहीं था भी आपको नगद में ही देना कर या अनाज के रूप में देना है। भू राजस्व जो है वर्ष में 2 बार एकत्रित किया जाता था। 2.5% जो है एक अलग से कर लगता था, गोदामों में रखा जाता था। वो इसलिए रखा जाता था, सबके ऊपर लगता था ये कि कभी कोई अकाल पड़ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो वो अनाज जो है सस्ती दरों पर सबको बांटा जा सके। इसके अलावा 1-2.5% करिए, एक करिए। इसके अलावा 2 चीज़ और थी, वो थी जरीमाना और मोही सालाना। जो सरकार जो पैमाइश करवाती थी उसके बदले जो फीस लेती थी वो 2.5% कर के रूप में लेती थी, क्योंकि कर्मचारी तो सरकार के भी लगते थे, एनर्जी है, ऊर्जा है, जो भी सरकार की लगेगी, पैसा खर्च होगा कर्मचारी रखेंगे तो। मोही सालाना जो है एक कर था, ये भूमि कर एकत्र करने वालों की फीस थी, ये पैमाइश की फीस थी। और ये जो एकत्रित करेंगे खजांची वगैरह जो भी अधिकारी लगेंगे वो 5% लेते थे। तो ये टैक्सेस थे एक्स्ट्रा। इनसे शोषण भी हुआ, क्योंकि कई तरह के टैक्सेस से जो है फिर कई बार तो कुछ जो छोटे जो किसान थे उनके पास तो 2 वक्त का जो है खाना नहीं बचता था। ऐसी भी स्थितियाँ थी। भूमि कर निर्धारण की प्रणालियाँ, इसमें हम जो पहली जो प्रणाली है उसके बारे में अगर बात करें तो वो आपकी बटाई प्रथा है। गल्ला बख्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है, गल्ला बख्शी। इसमें होता क्या था, पकी हुई जो फसल थी उसको काटने के बाद जो है अनाज जो है निकाल लिया गया। अनाज निकालने के बाद इसका अर्थ आप देखेंगे, सबका अर्थ ही देखेंगे। जो आप उपज जो होती थी उसको आप ढेरी लगा लेते थे, 3 ढेरियाँ बना लेते थे, 3 ढेरी। उन ढेरियों में जो एक ढेरी सरकार ले लेती थी, 2 ढेरियाँ जो है किसान की हो जाती थी। इसके कुछ दोष थे, लाभ थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोष क्या थे, तो एक तो समय की बर्बादी बहुत होती थी इसमें। अनाज निकलेगा, ठीक है, और एकत्रित करने, पहले तो निर्धारण करने पर और फिर उसको उठा के लेके आना, अनाज को, प्रक्रिया जो थी वो जटिल थी, तो सरकार का भी धन खर्च होता था। और किसान जो है अपनी फसल को जो है ना विवरण जो है वो छुपा लेते थे, जो भी अधिकारी होता उसको कुछ रिश्वत दे देते थे। उस रिश्वत से जो है सरकार को हानि होती थी, क्योंकि वो थोड़े कर में उसका काम किसान का चल जाता था। कनकूत, सरकार जो है खड़ी फसल को देकर अनुमान लगाती थी।
कि भाई इसमें इतनी फसल जो है हो जाएगी, पहले ही निर्धारण कर लेती थी। क्योंकि 30 मन अगर अनाज होगा तो 10 मन जो है सरकार का हो जाएगा, तो ऐसा पहले नियम बना लेते। 60 होगा तो 20 हो जाएगा, पहले निर्धारण हो जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान था कि अगर अकाल आ गया, कोई भी बाढ़ आ गई, कोई भी जो है बड़ा संकट आ गया फसल के ऊपर, या खराब हो गई किसी बीमारी के कारण से, तो आपने तो देख ली कि फसल खड़ी थी, लेकिन उसके कारण जब फसल कटने का समय आया उस समय वो फसल काट ही नहीं पाया, उतनी फसल ही नहीं हुई, या अनुमान गलत लग गया, तो किसान को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो किसान को नुकसान होता था खड़ी फसल पर अनुमान लगाने का। दूसरा क्या होता था, सरकार को किस तरह से नुकसान होता था, जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार करते थे, वो जो है कम अनुमान लगा देते थे रिश्वत लेकर, तो उससे सरकार को जो है हानि होती थी। तो कुछ मतलब कुल मिलाकर व्यवस्था में दिक्कत तो थी। जब्ती प्रणाली 3 या 4 वर्ष के लिए समझौता हो जाता था कि भाई आपको औसत रूप से जो है ये आपका जो है कर बनता है, ये इतना राजस्व, इतना जो है ना आपको पैदावार जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रति बीघा जो है दर निश्चित हो जाती थी, उस दर से ही आपको देना पड़ेगा। अब चाहे आपदा आए ना आए, कुछ भी आपकी फसल कम हो ज़्यादा हो, आपको देना है। इससे कुछ दोष तो था कि कई बार जो है किसान की आपदा आ जाती थी तो वो देता कैसे, लेकिन सरकार को एक बड़ा फायदा था, सरकार को जो है फिक्स्ड जो आय है निश्चित हो जाती कि भी मेरी इतनी आय होगी, और वो उस हिसाब से अपना बजट बना सकती थी, उस हिसाब से खर्च कर सकती थी, चाहे विकास पे करना चाहे अन्य चीज़ों पर। और इसकी व्यवस्था और क्या विशेषताएं थी पट्टा एवं कबूलियत, इसमें एक बात और आती है। पूरा रिटर्न वर्क करते थे सरकार में, उसमें क्या था कि पट्टा कबूलियत, पट्टा देती थी सरकार कि राज्य की ओर से जो दिया जाता था उसको बोलते थे पट्टा, सरकार की ओर से, कि भाई हम इन शर्तों पर जो है आपको जो है खेती करने के लिए ज़मीन दे रहे हैं, इतना कर होगा, ये टर्म एंड कंडीशंस जो हैं अप्लाई हैं, सब उसमें देते थे। सरकारी अधिकार उस पर जो है ना मोहर लगी होती थी, साइन करता था। और कबूलियत ये किसान से लिया जाता था, किसान जो है कि हाँ मैं इन चीज़ों को, इन शर्तों को कबूल करता हूँ, उस पर जो है अपना अंगूठा या साइन करके सरकार को सौंप देता था, सरकार उसको अपने पास रखती थी। पट्टा जो है किसान रखता था और कबूलियत जो है उसकी वो सरकार रखती थी। इस प्रकार से ये काम होता था। भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली, लगान जो था यही मुख्य जो है आय का स्रोत था। हम बार बार यही बात पढ़ रहे हैं। तो शेरशाह ने कहा था कि भाई कर जब हम लगा रहे हैं तब तो नरमी बरती जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम भी लग गया तो किसी का शोषण ना हो, कम से कम परेशानी ना हो किसी को। लेकिन जब हम एकत्रित करेंगे तो पूरी कठोरता से, कोई उसमें फिर रहम नहीं है, क्योंकि फिर राज्य कैसे चलेगा अगर ऐसे रहम किया तो अनावश्यक, ऐसा इनका मानना था। इस सारे में वही जो है मई और जून, सितंबर, अक्टूबर के महीने में जो है ये वसूल किया जाता है। 2 बारी करते थे। कानून को, पटवारी, मुकदम, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन जो है कर्मचारी इसमें सहायता करते थे। ठीक है, किसानों की भलाई के लिए कार्य क्या किए शेरशाह ने, कार्य, क्योंकि प्रजा हित शासकों में इसका नाम आता है, इसने क्या क्या कार्य किए भलाई के। इसमें पॉइंट्स भी बने हुए हैं। अगर किताब की बात करें, अगर मैं जिस किताब में देख रहा हूँ, आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं। वो आपने क्वेश्चन का प्रकार देखना है, कितना बड़ा का उत्तर आपको लिखना है, कितने नंबर में ये क्वेश्चन आया है, टाइप देखना है और टाइम भी देखना है। ठीक है। तो रेत वाली प्रथा लागू की, सरकार से सीधा संपर्क था। जो ठेकेदार थे, जो जमींदार थे, उनका जो शोषण है वो बंद हो गया, तो सीधा संपर्क हो गया, मिल सकता था। मध्यस्थता, बिचौलिए खत्म हो गए और सीधा स्वयं जाकर जो है कर जमा वो करवा सकता था, कोई परेशानी नहीं थी उसको। तो अत्याचारों से बचे, कोई किसी प्रकार का अत्याचार जो है इनके ऊपर नहीं करेगा। ये सख्त आदेश शेरशाह सूरी के थे। उन्होंने कहा कि भी कोई ऐसा अगर करेगा, किसानों की फसल को नष्ट करेगा, अगर उसका जाना नहीं देगा कोई भी, तो उसको जो है कठोर दंड दिया जाएगा। भूमि कर अगर कोई आपदा आई प्राकृतिक तो माफ भी हो जाता था। कुएं खुदवाने के लिए, बीज के लिए जो है तकावी नाम का जो ऋण जो है दिया गया। A.L. श्रीवास्तव तो लिखते हैं कि भी जब शेरशाह किसानों की भलाई का पूरा ध्यान रखते थे, फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर किसी भी अन्य शासक ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया। और युद्ध के समय में भी जो है फसल नष्ट हो जाती थी उसका भी मुआवजा दिया जाता था। ठीक है।
दोष क्या थे वही हम पढ़ चुके हैं कि जरीमाना, मोही सालाना, कई कर हो गए थे। रिश्वतखोरी पूरी तरह से समाप्त नहीं, उसके कारण से भी किसानों को भ्रष्टाचार का, शोषण का जो है सामना करना पड़ता था। पालन पोषण के लिए भी जो है कई बार अनाज नहीं बच पाता था और ये कई करों के कारण से था। कई बार जो है अधिकारी को जो है ना मतलब गलती के कारण से किसान को भी समस्या होती थी और अधिकारी को भी, क्योंकि नियम कठोर थे और उसको कठोर दंड मिलता था। वार्षिक जो पैमाइश हर बार होने से क्या होता था, सरकार का भी और किसान का भी समय भी व्यर्थ होता था और धन भी। जागीरदारी प्रथा भी थोड़ी थोड़ी बनी रही, उसका भी परिणाम अच्छे नहीं रहे बाद में। तो ये कुल मिलाकर इसकी व्यवस्थाएं थी हमारी राजस्व प्रशासन। अब हम सैनिक प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सैनिक प्रशासन में विशाल स्थायी सेना की स्थापना। हमने अभी जो है कालिंजर विजय पढ़ा था और पहले काफ़ी विजयों के बारे में पढ़ा। सेना अगर इतनी बड़ी सेना ना होती, स्थायी सेना ना होती, मजबूत सेना ना होती तो शेरशाह ये सब युद्ध नहीं जीत पाते। तो 1.5 लाख तो इनके पास घुड़सवार थे, 25,000 पैदल थे और 5,000 हाथी थे। शक्तिशाली तोपखाना भी था। तो और जागीरदार जो अन्य जो थे या सामंत जो थे उनके भी बताते हैं कि 1.5 लाख सैनिक उनके भी थे। इतनी बड़ी सेना थी। ये सेना की स्थापना की बात की। सैनिकों से सीधा संपर्क था, कोई भी सैनिक मिल सकता था। वेतन कई बार शेरशाह निश्चित करता था, तो उसका नकद भी वेतन देने की परंपरा बताते हैं कि शुरू हो गई थी। उसने कहा सैनिकों को कि सबसे पहले आप मेरी आज्ञा का पालन करो और बाद में अधिकारियों की। दाग चेहरा प्रथाएं, इससे फ्रॉड जो है बंद हो गया। कई बार क्या है कि सामंत या जागीरदार या सेना में भी अधिकारियों के माध्यम से या जो है किसी भी कोई और सैनिक भेज देते थे, वो हुलिया लिखते थे और उसको दागते थे। दागने से भी ये नंबर है इसके ऊपर, इतने नंबर का मान लो 4 नंबर पे का जो सैनिक है उसका इतना कद है, ऐसा रंग है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी। इससे क्या था, युद्ध के समय जो घोड़े थे, युद्ध जब छिड़ता तो पता चल जाता था ये हमारा घोड़ा है, ये हमारा सैनिक है। कभी भी कोई दिक्कत आती तो इन प्रथाओं का लाभ भी था। कठोर अनुशासन था। कानून को कहते हैं कि भाई इनकी सेना का ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया कि एक बार ही एक अभियान में भाग लेते ही जो है सैनिक जो है कितने मतलब कुशल बन जाते थे, कुशल योद्धा बन जाते थे एक अभियान में भाग लेने से। ऐसी शेरशाह की पकड़ थी, ऐसा सिस्टम था। दुर्गों का निर्माण करवाया। दुर्ग में जो है फौजदार होता था, फौज बोलते थे वहाँ की जो टुकड़ी थी उसको। रोहतास था, चुनार था आपका, ये मुख्य दुर्ग थे, शक्तिशाली दुर्ग थे। इनसे क्या होता था, सीमा की सुरक्षा। ये चेक पॉइंट थे, बॉर्डर्स थे एक प्रकार से। सेना में हिंदुओं की नियुक्ति, ब्रह्मजीत थे, राजा राम थे, मतलब कोई भेदभाव इन्होंने नहीं किया। जाति पाति धर्म में इस बात में विश्वास नहीं रखते थे। योग्यता को ही ये जो है इम्पोर्टेंस देते थे। इसका परिणाम था कि एक अच्छी सेना की स्थापना वहाँ पर हुई। अब हम बात करते हैं इनके न्याय प्रबंध की। न्याय प्रबंध में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुल्तान किसी को भी सजा दे सकता था, किसी को माफ भी कर सकता था। इनको न्याय का स्रोत माना जाता था। बुधवार को ये अपनी कोर्ट लगाते थे, सख्त निर्णय लेते थे, सख्त दंड देते थे। इसी के कारण से इनके साम्राज्य में जो अपराध थे वो कम थे। कोई भेदभाव ये नहीं करते थे, ऐसा माना जाता है। सुल्तान जो है न्याय का स्रोत था, कोई भेदभाव ये उस समय नहीं करते थे। एक बार जब इनके भतीजे ने किसी सुनारिन पर पान जो है थूक दिया तो इन्होंने उनको कठोर सजा दी थी। अन्य अधिकारियों के बारे में हमने भी पढ़ा था। दीवाने कजा हमने पढ़ा था। सिकदार, मुंशी, मुंसाफान, फिर सिकदार, मुंशी, फौजदार, सब के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन कौन व्यक्ति पंचायतें लोकल स्टैंड लेती थी अपना। हर व्यक्ति अपने अपने जिसको जो अधिकार क्षेत्र था वहाँ पर वो अपना न्याय का कार्य देखता था। उसके बाद दंड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बारे में आप एक अब्बास खान शेरवानी ने बात लिखी है, उसको आप लिख सकते हैं। कहीं भी रुक सकते थे आप, रेगिस्तान में
रात्रि में निर्भय होकर ठहर सकते थे इसी व्यवस्था के कारण से। ऐसा इनका न्याय व्यवस्था थी, ऐसे इनके अपराधियों पर अंकुश थे, इसलिए इनके काल में व्यापार भी बढ़ा। और जो अधिकारी जो हत्यारों का चोरों का पता नहीं लगा पाते थे उनको भी कठोर सजा मिलती थी, इसलिए अधिकारी भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बात बताना चाह रहा था, शेरशाह के समय अब्बास का सरवानी लिखते हैं कि शेरशाह के समय एक दुर्बल बुढ़िया अपने सिर पर आभूषणों की टोकरी लेकर जब बिना किसी जो है ना डर के यात्रा कर सकती थी, कोई भी चोर या डाकू उसके निकट नहीं आता था, क्योंकि उसे शेरशाह के दंड का इतना भय होता था। पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था और शेरशाह का जो चरित्र है वो अगले रिवीजन लेसन में हम पढ़ेंगे। तब तक आप अपना काम अच्छे से करेंगे, नोट्स आप बनाते रहेंगे। जैसे ही अगर जो बच्चे अच्छे से नोट्स अगर रूटीन में बना रहे होंगे, तो जब भी टेस्ट हम आपका लेंगे या असाइनमेंट होगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी। जो बच्चे रूटीन में काम नहीं करेंगे उनको परेशानी आएगी, और फिर पेपर्स एग्ज़ाम होंगे उनमें तो उनको और ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए हर रोज़ का काम रोज़ का काम आपको रोज़ ही करना है, प्रतिदिन ही करना है। हम पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बाद में पढ़ेंगे।